हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ेंगे आज वो पूर्वावलोकन नई घटना चक्र को पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है हिस्ट्री से। भारतीय इतिहास के घटना चक्र को हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो पहला टॉपिक भारतीय इतिहास में स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम क्रमबद्धता के साथ प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद फिर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो फ्रेंड्स प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक देखेंगे वो पहला हम देखेंगे टॉपिक वो है पाषाण काल से। तो लगभग 9 से अगर हम देख रहे हैं तो ये कुछ पेजेस हैं जो 9 से 16 पेजेस तक हैं, तो हम इनको पूरी तरीके से पाषाण काल को देखेंगे। इस तरीके से टॉपिक वाइज लेक्चर्स को क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक देखेंगे वो है पाषाण काल से संबंधित। तो अगर हम देखें पाषाण काल से संबंधित नोट्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं तो देखें अगर, तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे काल को क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और हम बात करें अगर ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं तो जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल है। इसके बाद अगर हम देखें प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। तो अगर हमने क्या देखा कि प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है, तो पाषाणकालीन सभ्यता आती है। और अगर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता आती है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो अगर हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का क्या शुरू होता है, अनुसंधान शुरू होता है। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को प्रमुख 3 मुख्य चरणों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण पूरे पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो कौन कौन से, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के कारण आधार पर पुरा पाषाण काल को भी 3 कालों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो हमने क्या देखा कि पाषाण युगीन संस्कृति के आधार पर क्या किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में पूरा पाषाण काल को विभाजित किया गया है। और फिर से पूरा पाषाण काल को क्या किया गया है, 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले जिसमें विभाजित किया गया है वो कौन सा है, पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल में क्या है, क्रूड उपकरण मिलते हैं जैसे हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण, फलक उपकरण आपने ब्लेड देखी होगी, पत्ती देखी होगी, कितनी शार्प होती है दोनों साइड से, तो वही मतलब होता है फलक उपकरण का। उच्च पुरा पाषाण काल में तक्षरी और खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। चॉपर चॉपिंग मतलब क्या होता है कि मतलब पत्थर के बने जो वो उपकरण होते हैं जो कि बहुत चुकीले होते हैं। तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के हमको क्या मिले हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, पंजाब की सोहन नदी घाटी से। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अत्तिरमपक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर ये जो हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में, ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के ये क्या थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इसके बाद हम बात करें 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने
अत्तिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। तो पूर्व पाषाण काल के उपकरण किसके द्वारा खोजे गए थे? तो उनके मित्र विलियम किंग के द्वारा। कहाँ से? तो अत्तिरम पक्कम से। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन से में अनुसंधान किया गया। पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण पुरा पाषाण काल को कैसी संस्कृति कहा जाता था? क्योंकि मध्य पुरा पाषाण काल में कैसी उपकरण पाए जाते थे? फलक के अधिकता वाले उपकरण पाए जाते थे। इसीलिए क्या कौन सी संस्कृति कहा जाता है? मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। जो ये फलक थे ना, ये फलकों का निर्माण कौन से पत्थरों से किया गया है? तो क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे और उनका भोजन मांस अथवा कंद मूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव, इस युग का हम कौन से युग की बात करें? पूरा पाषाण के। तो इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोजी। किसने खोजी थी? तो आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोजे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा था। तो भारत में अगर हम बात कर रहे हैं, मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम कब से कहां से प्राप्त होने लगा था? मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगा था। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश से हड्डी व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक, तो डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पुरातत्व विमर्श में महदहा सराय, नाहर सराय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हमें क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का क्या है? श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में क्या किया है? सम्मिलित किया है।
इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो है वो कब हुआ? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। तो गेहूं की कृषि कौन से काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कौन सा है? तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कौन सा है? तो वो कोल्डी हवा है, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता था। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य जो है, मक्का का जो प्रथम साक्ष्य वो कहाँ से पाया गया है? मैक्सिको से पाया गया है। बाजरा की अगर हम बात करते हैं तो बाजरा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चीन में, सोरघम के पूर्वी अफ्रीका में, राई की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में, और यूरोप में सर्वप्रथम जई जो है वो कहाँ उगाई गई थी? तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो यूरोप में उगाया गया। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के तक के संस्कृति के अवशेष क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल अगर हम देखें तो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा और पीटर सेन ने की थी। तो अगर हम बात कर रहे हैं गर्त आवास के साक्ष्य जो हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले हैं। और बुर्ज होम की जो खोज है वो 1935 में डी टेरा और किसने की थी? पीटरसन ने की थी। अगर अगला पॉइंट देखते हैं कि गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहतापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम देखें नवपाषाण कालीन पुरास्थल में तो राख के टीले जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण क्या थी? उपलब्धि थी। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि आग का उपयोग जो है वो कहाँ की उपलब्धि थी? तो नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है, कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ और इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा, और इसी वजह से ऐसी संस्कृति को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। इसके बाद देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरस्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं, तो अगर हम बात करें राजस्थान से कौन कौन से स्थल पाए गए हैं तो अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो राजस्थान में अनेक पुरस्थल की खुदाई हुई। कौन कौन से? अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद। और क्योंकि ये जो हैं ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अहाड़ का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? तांबवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चाहर दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदु भांड मिले हैं वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से क्या की गई?
चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदु भांड परंपरा विशिष्ट रही है। तो हमने क्या देखा कि जो ये आहार संस्कृति है, ये अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों से क्या है, भिन्न है, क्योंकि जहाँ पे हमको ज़्यादातर दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदु भांड बने हैं, वहीं अगर हम आहार संस्कृति में देखते हैं तो हमें यहाँ सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदु भांड परंपरा विशिष्ट मिलती है, विशिष्ट रूप से मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नावदा टोली प्रमुख स्थल है। नावदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कौन सा स्थल है, तो नावदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो कि खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। तो नावदा टोली का जो उत्खनन है वो किसने करवाया था, एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदुभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। तो यहाँ के मूल जो मृदुभांड है, जो मिट्टी के बर्तन है, वो कैसे हैं, लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति आरेख क्या है, उत्कीर्ण है। इसके बाद अगर हम देखें कायथा संस्कृति के बारे में, तो कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदुभांडों के कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई पर प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदुभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ की, कायथा, एरण की, और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां कैसी हैं, तो ये किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं, अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जो हैं ये कौन से हैं, जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। अब बात करें अगर नेवासा की, जोरवे संस्कृति स्थल है, से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका, पटसन का, जूट जिसे हम कहते हैं। तो नेवासा से हमको पटसन का क्या मिला है, पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के क्या मिले हैं, हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इसके पश्चात की अवस्था अगर हम देखें, पश्चात की अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते हैं जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के पांडुराजर, डिवी और बीरभूमि जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन क्या है, स्थल है। तो अगर हम पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती क्षेत्र में देखते हैं तो चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के पांडुराजर, डिबी और बीरभूम जिले, जो कहाँ के हैं ये जिले, पश्चिम बंगाल के हैं, ये उल्लेखनीय क्या है, ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई वे कौन कौन से हैं, तो बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज जो गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे।
वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में अगर हम देखें तो कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप ही है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं ये सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं, कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी, ताम्रपट्टी के सीकर, झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार को क्या किया था, ग्रहण किया था। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि कौन सा क्षेत्र किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसको देखा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं था। अभी इस नोट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर पहला प्रश्न हम देखें, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, तो हमने देखा था वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो इसमें ए और बी जो दोनों ही आंसर हैं वो क्या है, सही है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और दो दोनों ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया। तो अगर हम देखें तो जो सामग्री से कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से जो पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया वो किसके द्वारा किया था तो थॉमसन ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखें तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में किसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का वितरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ जो है वो कौन से काल से माना जाता है, तो वो मध्य पाषाण काल से माना जाता है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद में, तथा बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं साक्ष्य। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है। तो जो मध्य पाषाण काल में जो हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो हड्डी के स्थल जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, महदाहा से और सराय नाहर राय से मिले हैं। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य पाषाण कालीन महदाहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं।
हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी व सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था सराह नाहर राय से और महदहा से। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो एक ही कब्र से 3 मानव जो कंकाल मिले हैं वो दमदमा से मिले हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराह नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है खाद्यान्नों की कृषि संबंध सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की जो कृषि है वो कब शुरू हुई थी? तो वो नवपाषाण काल में क्या हुई थी? शुरू हुई थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अगर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी से मिला है। एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने की थी। किसने की थी? तो खोज जो है वो अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो जो पहला मनुष्य जो जीवाश्म है वो कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। इसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो कौन सा था? तो सबसे पहले जो मानव के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ अनाज था वो जौ था। एक्सप्लेनेशन देखें तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जो भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में अगर हम देखते हैं तो लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी क्या किया जाने लगा था? उगाया जाने लगा था। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखें तो हमें कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से मिले हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन की तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो है वो, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो क्या है? कोल्डी हवा है। तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो क्या है? मेहरगढ़। और अगर हम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल देखते हैं तो कोल्डी हवा है। और इसके बाद अगर हम देखें कोल्डी हवा माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमने अभी देखा कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? तो कृषि के जो अभ्युदय कृषि सबसे पहले कहाँ मिली है? तो मेहरगढ़ से हमको जो कृषि है उसका क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो हमको कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं स्थायी जीवन? मतलब मनुष्य जो थे वो कृषि करने लगे थे, तो मेहरगढ़ से मिला है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाण तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी
ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीवंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था कि ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। और अगर हम देखें तो ताम्र पाषाण युग को चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? तो बिल्कुल सही है, आहड़वासी जो थे वो तांबा गलाना जानते थे। इसके बाद है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? तो ये क्या है? गलत है। तो ये लोग चावल से परिचित थे। अगला है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आहड़ सभ्यता जो थी वो क्या थी? ताम्रपाषाण सभ्यता से संबंधित थी। यहाँ से काले लाल रंग के मृदु भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामिति आकृतियां जो हैं वो क्या की गई हैं? उकेरी गई हैं। तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आहार दक्षिणी पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का एक स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम तांबवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुआयत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाहे वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदुभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार से विकल्प ए जो है वो क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमने पढ़ा था कि पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक जो अवशेष मिले हैं वो हमें कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में मिले हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो जो नवदा टोली का उत्खनन है वो किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नावदा टोली कहाँ, कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो जो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान है वो कहाँ से की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। एक्सप्लेनेशन देखें तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, कैर्न सर्कल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर। तो इस तरीके से जो है मेगालिथ या बृहत पाषाण की जो है वो किससे संबंध माना जाता है? तो अगर हम देखें तो उसे समाधि को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है उसी को क्या कहा जाता है? बृहत पाषाण। इसके बाद अगर हम देखें तो राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाण स्थल से संबंधित है? तो जो राख का टीला है वो कहाँ से संबंधित है? तो संगन कल्लू से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सप्लेनेशन में तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैलचित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 133 में चित्र पाए गए हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है कौन से चित्रकला है, तो भीमबेटका पेंटिंग है या भीमबेटका चित्रकला है। अगला प्रश्न अगर देखें तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पे स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा शिलाश्रय है? भीमबेटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने किया था ये? तो वीएस वाकाड़कर ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वीएस वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में क्या किया है? सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? अगला प्रश्न है, तो भीमबेटका को जो है वो किसने खोजा था? तो ये विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा था। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदुभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है ये हस्तिनापुर में हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदुभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदुभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदुभांड प्राप्त किया और वहीं इसका क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। तो किसने बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदुभांड को क्या किया था? प्राप्त किया था और इसका नामकरण हुआ था वहीं पे। अगला प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो अगर हम महाराष्ट्र के लोगों की बात करें तो वो कैसे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। और अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा वो स्थल है? बुर्ज होम। एक्सप्लेनेशन देखें तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। और गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख कहाँ की? बुर्ज होम की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है वो बुर्ज होम से मिला है। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति के कारण अगर हम देखें तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए ख्याति है? नहीं, बुर्ज होम को हमने देखा था कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था और अपने गर्तवास के लिए क्या है? वो ख्याति का कारण है। तो पहला ऑप्शन जो है ये क्या है? गलत है। अगर हम दूसरा देखें, चंद्रकेतुगढ़ जो है वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। गणेश्वर जो है वो ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 और 3 डी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही उत्तर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्त हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? गणेश्वर की बात करते हैं तो गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदु भांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। अगला अगर हम प्रश्न देखते हैं तो अगले प्रश्न की बात करें तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो जो सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लेखहिया से। अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन
तो डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया से के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अगर हम अभिकथन देखते हैं तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और अगर हम कारण देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दोनों ही कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों ही जो कारण है वो कथन का क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जी.आर. शर्मा ने शराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में क्या किया था, प्रवास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो क्या देखता है, तो संस्कृति से संबंधित ये एक विभाग है। अगर देखें एक्सप्लेनेशन तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्या है, एक विभाग है। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पाषाण काल से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया, उसके नोट्स को पढ़ा। फ्रेंड्स, ये अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये इसमें कोई भी कमी लगी हो तो आप ये कमेंट में क्या कर सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, जिससे मैं अगले वीडियोज़ में उन सारी कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।